Hello everybody. Welcome to Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today I am here with one of the most requested videos that was the rules of grammar, that too in a very coherent manner. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हम अब एंड टाइम पे रूल्स कहाँ से करें, हमें ग्रामर में स्पॉटिंग एरर्स करने के लिए रूल्स तो चाहिए, बट वी आर नॉट एबल टू प्रिपेयर एंड वी डोंट वांट टू गो थ्रू एवरीथिंग अगेन थ्रू द होल शराद. So let's save you some time here and I have formulated the total and the most needed 100 rules of grammar जो कि आप कोई सा एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप NDA दे रहे हो, CDS दे रहे हो, AFCAT दे रहे हो, कोई सा पेपर दे रहे हो, ये आपके काम ज़रूर आएगा. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले, हम्बल रिक्वेस्ट, जस्ट टेक आउट एनी नोटबुक, अ पेन एंड सिट विद इट, ताकि जब भी आपको कोई रूल ऐसा लगे जो आपको शायद नहीं आता, यू कैन नोट इट डाउन. ठीक है, तो ये है आपका टास्क एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट टुडेज सेशन एंड देखते हैं कौन से रूल्स आपको आते हैं, कौन से नहीं आते, जो आप भूल गए थे शायद ब्रशअप हो जाए और आपको बाकी चीज़ें भी साइड बाय साइड पता लगती रहेंगी. ठीक है, एग्जाम्पल्स आई विल कीप गिविंग एंड लेट्स क्विकली डाइव. ओके, सो द फर्स्ट इज दैट द मीनिंग ऑफ अ नाउन चेंजेस आफ्टर एडिंग एन एस. तो ये नाउन्स के चैप्टर में है. जैसे हमें पता है कि भाई जब मैं बोलती हूँ आयरन, तो आयरन का मतलब होता है लोहा, बट व्हेन आई से आयन्स, इसका क्या मतलब होता है? आयन्स का मतलब होता है हथकड़ी, पता है ना सबको, हैंडकफ, ये होता है आयन्स. ठीक है, गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड्स का मतलब होता है सामान. ठीक है, फोर्स का मतलब होता है ताकत, पावर, फोर्सेस का मतलब होता है आर्मी. तो आप ये देखो कि जब भी आप किसी नाउन के आगे एस लगा देते हो तो उसका मीनिंग ज़रूरी नहीं है कि उसका प्लूरल बन गया, हो सकता है कि उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो गया हो. ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स जो हैं आपको पता लगने चाहिए. चलिए रूल नंबर 2 की बात करते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स जो हैं, जब वो यूनाइटेड होते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, जब वो डिवाइडेड होते हैं तो वो प्लूरल वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं. तो आपने क्या रखना है? SUPD. व्हेन दे आर सिंगुलर दे विल बी यूनाइटेड, ओके, एंड व्हेन दे आर taking a plural verb it means that they are divided. For example, the jury was sure on this decision. अब sure है ना jury, तो इसका मतलब कि ये एक ही वो यूज़ करेंगे verb, right? But when I say that the jury were divided on this decision, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? verb. ये देखो, तो सिंगुलर है, इसका मतलब यूनाइटेड है, इकट्ठा डिसीजन लिया है. अगर प्लूरल है, वर लगा हुआ है, इसका मतलब कि इन्होंने क्या किया है? डिवाइड हो गए इस डिसीजन पे. क्लियर? देखो सिंपल था ये. चलिए, टू इज फॉलोड बाय फ्रॉम एंड बिटवीन इज फॉलोड बाय एंड. अब देखो मैंने ये सारे रूल्स ना बड़े कॉन्कॉक्शन की तरह बनाए. कॉन्कॉक्शन यानी एक मिक्सचर की तरह बनाए. तो ऐसा नहीं है आपको पहले मैं नाउन के ही कराऊंगी, प्रोनाउन के ही कराऊंगी, बिकॉज इट विल मेक द लेक्चर वेरी मोनोटोनस. ठीक है, मैंने क्या किया है, हर जगह से रूल्स जो है वो इकट्ठे करें तो आपको जो है थोड़ी सी वैरायटी मिलती रहेगी. डोंट एक्सपेक्ट कि पहले नाउन्स चलेंगे फिर प्रोनाउंस चलेंगे. ठीक है, इट विल बी मिक्सड अप टोटली. चलिए, अब देखो टू इज फॉलोड बाय फ्रॉम. इसका क्या मतलब है कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि भाई आई हैव स्टडीड डैश, देखो I have studied dash 9-6. ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ I have studied dash 9-6 का मतलब I have studied from 9 to 6. ठीक है, बट अगर मैं बोल रही हूँ I have studied between 9-6 तो मैं क्या बोलूँगी? एंड. तो आपने यहाँ क्या याद रखना है भाई? फ्रॉम और टू इकट्ठे लगता है, बी बिटवीन और एंड इकट्ठे लगता है. क्यों? फ्रॉम मतलब तब से लेके तब तक, बिटवीन एंड का मतलब इस बीच में कभी भी. ठीक है, पता चल गया सबको? चलिए, अब प्रोनाउंस पे थोड़ी सी बात करते हैं. प्रोनाउंस में हमें पता है पॉजिटिव एक्शन के केस में ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज आई, सेकेंड पर्सन इज ऑलवेज यू, थर्ड पर्सन कौन होता है हमारा? ही, शी, इट, ये सब. ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस अगर पॉजिटिव एक्शन है यानी आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो पहले किसको आगे रखेंगे? खुद को नहीं, किसी और को. तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन रहेगा 2, 3, 1.
यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी। लेकिन अगर नेगेटिव एक्शन है, इसका मतलब कि अगर आपने कोई गलत काम किया है तो किसको आगे रखोगे? खुद को। 1 2 3 4 नेगेटिव एक्शन, यानी आई, यू एंड ही आर गोइंग टू बी पनिश्ड। ठीक है, 1 2 3 4 नेगेटिव, ये बात याद रखनी है। ग्रामर हमेशा कहता है भाई अच्छे काम में दूसरे को आगे कर दो, गलत काम में खुद को आगे कर दो। ठीक है, 2 3 1 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4 नेगेटिव, ये याद होना चाहिए। क्वेश्चंस बनते हैं इस पे बिल्कुल। 1 2 3 4 प्लूरल। अब अगर आपके पास हो कि वी, यू, दे, अब ये फर्स्ट पर्सन भी प्लूरल है, सेकंड भी प्लूरल है और सारे ये प्लूरल्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? इसमें ऑर्डर क्या रखें हम? कुछ भी केस हो जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपका एक्शन कुछ भी हो, ऑर्डर क्या रहेगा? 1 2 3, वी, यू एंड दे। ठीक है, अब बात करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स की। अब बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि ये सेम है, ये प्रेपोजिशन चैप्टर का टॉपिक डाउट है। नहीं, बिसाइड एंड बिसाइड्स दे होल्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। द फर्स्ट वन इज दैट बिसाइड का मतलब है अलोंग। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस कहता है आई लव वॉकिंग बिसाइड द लेक। अब ये लेक है, like I always say, pardon my drawing, this is a lake and this is you. Okay, if you are walking here, you are walking beside the lake, इसके साथ में। ठीक है, अब ये दो लोग हैं तो मैं क्या बोलूँगी कि भाई they are beside each other, next to। besides एक s लग गया और, तो इस besides का मतलब क्या होता है कि इसके साथ साथ एडिशनल। देखो एडिशनल s लग गया ना, तो बिसाइड्स का मतलब ही क्या है? एक एडिशन। जैसे बिसाइड CDS आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड एफकैट, मतलब CDS के साथ साथ एडिशन में मैंने एफकैट भी क्लियर कर दी। तो लेट्स होप ये स्टेटमेंट आप सबके लिए ट्रू हो, जो अपियर कर रहे हैं दोनों एग्जाम्स के लिए। तो क्या मतलब है इसका कि बिसाइड CDS आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड एफकैट, जहाँ सिंगल S और लग गया यानी कि एक एडिशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं 6th रूल की, विच इज ईच एंड एवरी। अब आ गए हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे। ईच एंड एवरी हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, यानी अगर मैं बोलूँ कि ईच स्टूडेंट इज लाइंग, तो मैं क्या बोलूँगी? ये देखो, ईच स्टूडेंट डैश ऑनेस्ट। अब मुझे अगर ये बोलना हो तो मैं क्या बोलूँगी? अब मैं बोल रही हूँ हर एक का मतलब ये है कि एक मैं मेंशन कर रही हूँ ना, सिंगल पर्सन के लिए सिंगल वर्ब, तो ईच स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, एवरी स्टूडेंट डैश ऑनेस्ट इज ऑनेस्ट, हर एक। ठीक है, बात कहाँ आती है? जब हमारे पास यहाँ पे ईदर लगता, अगर ईदर स्टूडेंट डैश ऑनेस्ट, ईदर स्टूडेंट डैश ऑनेस्ट, तो भी यहाँ क्या लगता है? ईदर स्टूडेंट इज ऑनेस्ट। बात आती है जब ईदर और इकट्ठे लगा हुआ हो। अब मान लो यहाँ पे है ईदर राम और हिज पेरेंट्स। अब हम किसको देखेंगे? क्या हम यहाँ पे इज लगाएं या आर लगाएं? ईदर राम और हिज पेरेंट्स डैश कमिंग। क्या हम राम लगा हुआ है इसलिए इज लगाएं या पेरेंट्स है तो आर लगाएं? देखो हमेशा याद रखो, जब भी इधर और या नीदर नॉर हो, आपने हमेशा क्या देखना है? सेकंड सब्जेक्ट। आप याद रखो EO2 NN2। ठीक है, EO2 अगर एक भी याद रहेगा तो नीदर नॉर अपने आप याद रह जाएगा। EO2 का मतलब है इधर और में सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, EO2 ये सब याद रखेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आर। पेरेंट्स दो हैं, प्लूरल है, तो क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, अगला रूल कहता है कंडीशनल सेंटेंस। 3 कंडीशनल सेंटेंस है हमारे पास जिसमें 0 बात करता है जनरल ट्रूथ्स की, और 0 जो है इसका रूल क्या रहता है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, यानी इफ यू स्टडी यू पास। ठीक है, इफ यू ईट यू गेन वेट, राइट? जनरल ट्रूथ्स, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल के बाद आता है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस जो है पॉसिबल टू फुलफिल, जैसे इफ़ यू रीच ऑन टाइम आई विल पिक यू अप। ठीक है, इफ़ यू स्टडी वेल आई विल हेल्प यू, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। पॉसिबल है फुलफिल करना।
तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। सेकेंड क्या है, टोटली हाइपोथेटिकल बातें। इफ आई वर अ मिलेनियर आई विल हेल्प द नीडी, आई वुड हेल्प द नीडी, राइट। तो यहाँ क्या लगेगा, सिंपल पास्ट मॉडल ऑक्सिलरी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। थर्ड है, जो काम इतना लेट हो गया कि अब उसको कुछ नहीं कर सकते, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते रिग्रेट के अलावा। जैसे इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ट। अगर मैंने पढ़ाई करी होती, तो करी होती के लिए पास्ट परफेक्ट आई वुड हैव पास्ट, हैव प्लस V3, ठीक है जी। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। अब बात करते हैं एज सून एज की। ये थोड़ा कंजंक्शन में भी है और कंडीशनल में भी, ठीक है। एज सून एज आई स्टेप्ड इन दे रैन, ठीक है जी। एज सून एज का फॉलो कौन करता है, हमारा अपना ये छोटा सा कॉमा। नो सूनर अगर लग जाए तो नो सूनर के साथ अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगी भी नो सूनर डिड आई, अब यहाँ आएगी इन्वर्जन, डिड आई स्टेप इन देन, कॉमा नहीं आएगा, देन दे रैन। नो सूनर के बाद लगाएंगे डिड, और डिड के साथ वी का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बट अगर मैं यहाँ हैड लगा दूँ, हमें पता है हैड के साथ आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्टेप का थर्ड फॉर्म क्या है, स्टेप्ड, बस इतना सा फर्क। नो सूनर हैड आई स्टेप्ड इन देन दे रैन। अगर सेंटेंस स्टार्ट हो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इनसे, तो हम क्या बोलेंगे, हार्डली हैड आई स्टेप्ड इन, आगे व्हेन दे रैन। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हार्डली के साथ क्या लगता है, व्हेन, ठीक है जी। क्लियर है सबको। तो एज सून एज के साथ कॉमा, नो सूनर के साथ देन और हार्डली के साथ व्हेन। अब आर्टिकल्स की बात करते हैं। कभी भी इन चीज़ों के लिए, जैसे अगर आपको ये जगहें दी जाएं, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, मार्केट, यूनिवर्सिटी, जेल, प्रिजन, इनके साथ कभी भी द नहीं लगाते। आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ही टुक एडमिशन इन स्कूल। जैसे देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। दे वर सेंट टू प्रिजन। द प्रिजन, अ प्रिजन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, नो आर्टिकल। कभी भी द इस तरीके से इन जगहों के साथ नहीं लगता, जनरल जगहों के साथ। अब प्रोनाउंस में एक टाइप है, हमने पढ़ा था प्रोनाउंस के टाइप कैसे याद रखेंगे, प्राइड, रिड। जिनको नहीं पता है वो मेरी प्रोनाउंस पे वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट भी देख सकते हैं, इसमें मैंने बनाया है चैनल पे। आपको टाइप्स याद रखनी जो है वो इजी हो जाएंगे। प्राइड, रिड, पी, आर, ठीक है। अब आर क्या है, ये रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब म्यूचुअल। तो हमें पता है म्यूचुअल जो प्रोनाउन है वो कौन कौन से खाता है, एक है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। ईच अदर क्या होता है, ईच अदर बात करता है दो लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल द 2 brothers were fighting with each other. बट अगर मैं बोलूँ द 3 brothers, द 4 brothers, द 5 brothers, they were fighting with one another. 2 के लिए each other, ठीक है। यहाँ भी ये याद रखेंगे ई और टू, इधर और में सेकेंड सब्जेक्ट, each other यानी दो लोग, और दूसरे में आप हमेशा क्या लगाओगे, more than 2. one another is used for more than 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या फ़र्क है। पहली बात तो ये दोनों यूज़ होते हैं अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, ठीक है। लिटिल मिल्क, लिटिल वाटर, लिटिल टी। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ज़ीरो, नेक्स्ट टू नथिंग। जैसे आई हैव लिटिल मनी, बहुत कम। आई हैव अ लिटिल मनी मतलब थोड़े से है मेरे पास पैसे। अब मैं बोलूँ द लिटिल मनी आई हैड वॉज ऑल्सो स्पेंड, तो मतलब वो जो थोड़े से पैसे थे वो खर्च हो गए, ठीक है। द लिटिल द लिटिल वाटर इन द जग वॉज स्पिल्ड बाय मी, जो थोड़ा सा पानी था वो लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल कुछ नहीं, अ लिटिल होता है ज़रा सा, और द लिटिल का मतलब होता है वो जिसकी हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, वो जो थोड़े से पैसे, वो जो थोड़ा सा पानी,
तो हमारा क्या है ये लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। क्लियर है? कुछ एडजेक्टिव्स हमेशा ऐसे जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू आर स्वीटर देन योर फ्रेंड, ठीक है, ही इज़ स्मार्टर देन हिज ब्रदर, लेकिन हमने यहाँ क्या लगाया देन, पर कुछ कंपैरिजन वर्ड्स में हम हमेशा टू लगाते हैं। ये बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो थोड़ा ER-OR पे एंड होते हैं, जैसे प्रेफर। मैंने आपको बताया था जहाँ प्रेफर दिखे क्या लगा दो, हमेशा टू। आई एम सुपीरियर टू यू, यू आर इन्फीरियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, यू आर जूनियर टू मी, एक्सटीरियर टू दिस, इंटीरियर टू, जहाँ भी देखो IOR 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 ये लगे, इनके साथ कभी दैन नहीं लगाते, इनके साथ क्या लगाते हैं टू, ठीक है। ये क्योंकि लैटिन वर्ड्स हैं, ठीक है, इनके साथ आप हमेशा क्या लगाओगे टू। क्लियर? मैनी जब भी आपको ये वर्ड दिखे, देखो फ्रेज दिखे कि मैनी अ बॉय डैश लेजी, आप याद रखना है मास। देखो मैनी अ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है, मैनी अ बॉय सिंगुलर, तो यहाँ भी क्या आएगा इज लेजी। लेकिन अगर यहाँ होता मैनी बॉयज, अब तो आपको पता है मैनी बॉयज के लिए क्या आएगा आर लेजी, ठीक है जी। अभी यहाँ पे हमें पता है क्या है मास, मास क्या है, मैनी अ इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? बहुत सिंपल रूल है ये। नेवर चेंज द स्पीच फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। अभी देखो नरेशन का चैप्टर है, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अगर मैं बोलती हूँ ही सेड शुगर इज स्वीट, हमें पता है आमतौर पे हम क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट बना देते हैं, तो ये क्या होना चाहिए था ही सेड दैट शुगर वॉज स्वीट, ये गलत है क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि शुगर मीठी ही होती है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ही सेड दैट शुगर इज स्वीट, ही सेड दैट शुगर इज स्वीट। ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। लेट के साथ देखो आई होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सिमिलरली ही होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हिम होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पता होगा आपको। अब लेट के साथ कभी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, देखो हम क्या बोलते हैं लेट मी डू दिस या लेट आई डू दिस, हमें पता है क्या बोलते हैं हम हमेशा लेट मी डू दिस। लेट के साथ हमेशा मी आएगा यानी हमेशा ऑब्जेक्टिव, लेट हिम, लेट हर, लेट अस, ये गलत है, ठीक है। सो लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कभी भी कुछ फ्रेज साथ में यूज नहीं करने चाहिए, जैसे ही वॉज रीबॉर्न अगेन। देखो रीबॉर्न का मतलब ही होता है दोबारा, राइट, अगेन का मतलब भी होता है दोबारा, तो हमें इन दोनों को इकट्ठे यूज नहीं करना, सिमिलर मीनिंग फ्रेजेस को इकट्ठे यूज नहीं करना। द सोल्जर्स रिट्रीटेड बैक, रिट्रीट का मतलब ही होता है वापस आ जाना। अच्छा, रिट्रीट का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होता है एडवांस, आगे बढ़ना या मार्च, ठीक है। रिट्रीट मतलब वापस, तो अगर मैं बोलूँ कि दे रिट्रीटेड बैक, तो रिट्रीट का तो मतलब ही वापस आ जाना है, बैक क्यों लगाएं फिर। डिस्कस के साथ कभी अबाउट नहीं लगता, दे डिस्कस द मैटर, नॉट डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। सिमिलरली डिस्क्राइब के साथ भी कभी अबाउट जो है वो नहीं लगता, ठीक है जी। क्लियर है ये 16 रूल्स। चलिए, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाओगे, जैसे आप कभी नहीं बोलोगे टेबल्स लेग्स, यू विल ऑलवेज से लेग्स ऑफ द टेबल, ठीक है। आर्म्स चेयर बोलेंगे कभी नहीं बोलेंगे, ये गलत है। हम क्या बोलेंगे हमेशा चेयर ऑफ द आर्म्स, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल है। देखो जब भी आपके पास इस तरीके के सेंटेंस हो, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, मेक श्योर कि ये हमेशा वर्ब सेकेंड फॉर्म को फॉलो। जैसे इट इज़ टाइम वी डिस्कस्ड द मैटर, इट इज़ हाई टाइम वी डिस्कस्ड द मैटर, इट इज़ अबाउट टाइम वी डिस्कस्ड द मैटर, हमेशा ये इकट्ठे होगा। लेकिन इट इज़ टाइम के साथ हम 2+V1 भी लगा सकते हैं, जैसे इट इज़ टाइम टू डू द वर्क, इट इज़ टाइम टू हेल्प ईच अदर, ठीक है। तो ये क्या है आपका टाइम, हाई टाइम और अबाउट टाइम के साथ वर्ब का फॉर्म, राइट। चलिए अब बात करते हैं एंग्री विद कहाँ लगता है और एंग्री एट कहाँ लगता है। बहुत बहुत बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में।
एंग्री विद हमेशा पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आई एम एंग्री विद यू, ठीक है, आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद हिम, आई एम एंग्री विद माई पेरेंट्स, माई मदर, माई फादर, एनीवन. बट यू आर ऑलवेज एंग्री एट समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई एम एंग्री एट हिज बिहेवियर, ठीक है, आई एम एंग्री एट this kind of, I am angry at the situation. With is for person, at is for object. You are angry with someone but you are angry at something. ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको. चलिए, इन और इनटू में क्या फ़र्क है. देखो, इन इज ऑलवेज यूज फॉर स्टैटिक थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, द कीज आर इन द ड्रॉर या इन टू द ड्रॉर. द कीज आर इन द ड्रॉर. लेकिन इनटू हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ मोशन में आ गई. जैसे एक एग्जाम्पल है, द कैट जम्प्ड डैश द वेल इनटू द वेल. अब कैट जो है यहाँ थी, मोशन में आ गई यहाँ जाने के लिए, तो ये क्या है, मोशन इनटू. ठीक है, अगर कैट अंदर बैठी हो आराम से तो मैं क्या बोलूँगी, द कैट इज इन द वेल. ठीक है, मोशन के लिए इनटू, नो मोशन के लिए इन. चलो, अब वाउल साउंड्स जो है वो एन यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है अ यूज़ करते हैं. देखो, मैंने क्यों साउंड्स को हाईलाइट किया है कि सिर्फ ए ई आई ओ यू देख के आपने एन नहीं लगा देना. आपने नहीं बोलना ही इज़ वेयरिंग एन यूनिफॉर्म. अब साउंड देखो क्या आ रहा है. देखो, अगर मैं बोल रही हूँ यूनिफॉर्म, तो य का साउंड आ रहा है, य का साउंड लाता है वाई विच इज़ अ कॉन्सोनेंट. तो आप क्या बोलोगे, ही इज़ वेयरिंग अ यूनिफॉर्म. ठीक है, दे आर, ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन. अब आपको ऑनेस्ट में एच दिख रहा है पर एच का साउंड नहीं आ रहा. ऑनेस्ट में ओ का साउंड आ रहा है विच इज़ अ वाउल. तो आप क्या बोलोगे, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. ठीक है, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड. लेस्ट के साथ, जैसे प्रेफर के साथ आंख बंद करके टू लगाना है, लेस्ट के साथ शुड लगाना है. यू मस्ट वर्क हार्ड लेस्ट यू वुड फेल. नो, यू मस्ट वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वरना तुम फेल हो जाओगे. तो लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, ये आपने याद रखना है. ठीक है, अब कभी भी आप देखो बी का कोई भी फॉर्म यूज़ करोगे. अब देखो, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि इट इज़ डैश हु इज़ रॉन्ग. ठीक है, अब यहाँ पे आप खुद सोचो, यहाँ पे इट इज़ ही होगा या हिम होगा. पहली बात, बी होता क्या है. देखो, बी के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, बी के ही फॉर्म्स हैं सारे, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन. ठीक है, तो जब भी हमारे पास इस तरीके से केस आता है, बी के बाद कुछ भी, इट इज़, इट दे आर डैश हु इज़ रॉन्ग, तो आप यहाँ क्या लगोगे, इट इज़ ही हु इज़ रॉन्ग. ठीक है, इट इज़ आई हु एम रॉन्ग. ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है. राइट, अब देखो डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स. इट्स और इट्स में क्या फ़र्क है. देखो, जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आ जाना, इसका मतलब ये किसी चीज़ की बात कराए. ये एक कॉन्ट्रैक्शन है, यानी शॉर्ट फॉर्म में किसका, इट इज़, इट वॉज या इट हैज़ का भी. ठीक है, देखो, इट्स अ लवली डे, इट मीन्स इट इज़ अ लवली डे. ठीक है जी, अब यहाँ पे लिखा है इट्स कंडीशन इज़ नॉट गुड, यानी उसका, उसकी, जैसे हम बोलते हैं हिज, हर्स, वैसे ही इट्स. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. जहाँ पे भी कॉमा आ गया, इट मीन्स इट इज़ अ शॉर्ट. जहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी का साइन है, इट मीन्स इट इज़ अ शॉर्टकट. ठीक है जी, तो ये आपका रूल है 24. अब चलते हैं, नो कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, पिक पॉकेटर, सो ऑन. कभी भी आप ये नहीं लिखोगे कि शी इज़ माई कज़न सिस्टर, दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है, आप कभी भी ये नहीं लिखोगे कि शी इज़ माई कज़न सिस्टर. आप हमेशा क्या बोलोगे, शी इज़ माई कज़न. जब आपने कज़न बोल दिया ना, शी इज़ माई कज़न बोल दिया ना, तो ये स्पेसिफाई हो गया कि वो गर्ल है और वो आपकी कज़न है. ठीक है, पिक पॉकेटर जैसा कोई वर्ड नहीं है. वर्ड क्या है, पिक पॉकेट. ठीक है, दिस ही इज़ अ पिक पॉकेट. ठीक है, तो यहाँ पे आपने यूज़
नहीं करना है, राइट। अब बात करते हैं एमपीटी। एमपीटी का क्या मतलब है? देखो, एडवर्ब की बात है ये, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, ठीक है। जैसे एमपीटी आपने याद रखना है। कभी भी अगर सेंटेंस आपको गिवन हो, ही टॉक्ड टू मी पीसफुली yesterday at 2, ठीक है। Always remember, first you will use the manner of the adverb, then you will use the place, and then you will use the time. Adverb of manner, place and time, so that is MPT. चलो अब ये देखो, lie, lied, lied, lay, laid, laid और lie, lay, laid में क्या फ़र्क है? ये बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि यार ये है क्या चीज़। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब lie का मतलब है झूठ बोलना, ठीक है। तो lie, lied और lied कौन से वाला फॉर्म है? दिस इज व्हेन यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, you should not lie to your parents, they lied to their parents, they had lied to their parents, ठीक है। तो ये तो है being dishonest, ये वो वाला lie, lied है, ओके। अब जब मैं बात करती हूँ ले की, तो ले का मतलब होता है किसी और को लिटाना। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि माई मदर विल ले द बेडशीट, ठीक है, बिछाना, कोई चीज़ को स्प्रेड करना। लेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ले। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर लेड द बेडशीट एंड माई मदर हैड लेन द बेडशीट, ठीक है। तो वेन एवर यू आर बेसिकली अनफोल्डिंग समथिंग, देन यू विल यूज द वर्ड ले. Now when you put yourself in a horizontal motion, then you will use the word lie. For example, I like to lie in the afternoon, ठीक है. This lie is, इसका मतलब नहीं कि मुझे झूठ बोलना. I like to lie down in the afternoon means that I like to rest. Now for example, if I am saying lay, he used to lay in the afternoon, तो इसका मतलब like a nap, taking a nap, okay. Now they had lain on the bed, so it means that they were lying on the bed or something like that. So क्या मतलब है इसका? जब आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करो, दिस इज झूठ बोलना, बीइंग डिसऑनेस्ट, ठीक है. दिस इज बेसिकली पुटिंग समथिंग एल्स इन अ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड दिस इज पुटिंग योरसेल्फ इन अ हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है. तो ये V1, V2, V3 आपको याद रखना है. अब बात करते हैं फाउंड और फाउंडेड में क्या डिफरेंस है. देखो, फाउंड का मतलब क्या है? इट मीन्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड फाइंड, ठीक है. अगर मैं आपको बोलूँ कि आई फाउंड माई बुक, इसका मतलब फाइंड का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, मैंने बुक ढूंढ ली. इफ़ आई से फाउंडेड, फाउंडेड का मतलब होता है कोई चीज़ इस्टेब्लिश्ड. आई फॉर एग्जाम्पल द कंपनी वॉज फाउंडेड बाय हिम इन 1983. तो ये इसका क्या मतलब है कि कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाउंड एंड फाउंडेड. फाउंड मतलब मिल जाना, फाउंडेड मतलब इस्टेब्लिश, ठीक है. नाउ कभी भी अगर आपने इस तरीके का सेंटेंस कंप्लीशन या इम्प्रूवमेंट में देखा होगा, व्हेन टू डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, द मेन वर्ब्स विल ऑल्सो बी रिपीटेड. फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटेंस देखो, आई हैव नेवर वॉच्ड. अगर ये सेंटेंस सिर्फ ऐसे होता, आई हैव नेवर एंड विल नेवर, हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब हियर, H1, और यहाँ पे भी एक हेल्पिंग वर्ब है, वो है H2, ठीक है. हमें बोलना है कि मैंने ना कभी देखी है और ना ही मैं देखूंगी, तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैव नेवर एंड विल नेवर वॉच. नो, आई विल रिपीट द मेन वर्ब ऑल्सो. सो आई विल हैव नेवर वॉच्ड एंड विल नेवर वॉच दिस मूवी, ठीक है. तो कभी भी अगर आपका ये आप देखते हो स्टेटमेंट कि आई हैव नेवर वॉच्ड एंड आई हैव नेवर एंड विल नेवर वॉच दिस मूवी, ये गलत है. आपको पहले ये भी रिपीट करना पड़ेगा और ये भी रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है जी. अब TOO2, TO2 ये और सो दैट क्या है? बेसिकली ये क्या है? कन्वर्जन सेंटेंसेस में कंजंक्शन है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन. देखो, कभी भी अगर आपको इस तरीके से सेंटेंस दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही इज़ टू ओल्ड, he is too old to eat. So I will say he is so old. When I am converting, what will I say? He is so old that he cannot eat. He is so old that
ही कैन नॉट ईट. टू और सो दैट को हमेशा इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, TOO will change into so and this too will change into that, and this is the method, right? Correct. Now what is the difference between until and unless? It is a very common confusion. Some students think कि until और unless दोनों का मतलब सेम होता है. ऐसा नहीं है. Always remember until में T आता है तो until is time oriented. ठीक है. Unless is action oriented. कैसे? देखो, I will not come until Friday. टाइम आ गया ना, कब तक नहीं आऊँगी? फ्राइडे तक. टाइम आ गया, until Friday. ठीक है. अनलेस का क्या मतलब होता है? देखो, यू कैन नॉट पार्क अ कार अनलेस यू हैव वन. मतलब तुम पार्क नहीं करे, पर अगर तुम्हारे unless you have one मतलब but if you have one then you can, right? So until is action oriented, that you need to have a car first, and always remember that they are already negative terms, so never use them with no or not. You will never say I will not come until not Friday. You can't park a car unless you do not have one. That is wrong. Until unless जब लग गया उसके आगे कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं लगना चाहिए. Until is time oriented, unless is action oriented. ठीक है, चलो अब बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म की. पैरेललिज्म का क्या मतलब होता है? जब दो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं. ठीक है, जैसे द हायर यू क्लाइंब द कोल्डर यू फील. इस केस में आप द के साथ ER वाली डिग्री लगाएंगे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म. द के साथ ये देखो. ठीक है, द फास्टर यू वॉक द सूनर यू विल रीच. ठीक है, द मोर यू ईट द हेल्दियर यू विल गेट. सो दिस इज वॉट बेसिकली द plus ER, and you will also see that this is the concept of parallelism. This is one exception where you use the and comparative degree together. ठीक है जी, चलो ना क्वेश्चन टैग्स करते हैं हम लोग. क्वेश्चन टैग्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं. आपने कुछ नहीं करना, आपको एक सेंटेंस मान लो दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल he is weak. आपने क्या करना है? जस्ट टेक द हेल्पिंग वर्ब. द हेल्पिंग वर्ब is. It is positive, change it into negative. Isn't. Okay. Use the subject of the, use the pronoun of the subject. he का तो he रहेगा, तो he is weak, isn't he. अगर यहाँ होता he is not weak, अब यहाँ पे नेगेटिव है ना, इज नॉट, तो आप इसको क्या बनाओगे? इज ही. राइट, ही इज नॉट वीक, इज ही. सिमिलरली अगर यहाँ पे सेंटेंस होता मोहन प्लेज वेल. अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं. अब यहाँ क्या करें? देखो, यहाँ प्लेज आ गया, सिंपल प्रेजेंट आ गया. तो अब हम जब भी हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है बट वी डू हैव अ मेन वर्ब, वी विल ऑलवेज कंसिडर द फॉलोइंग थिंग्स: डू, डज एंड डिड. व्हाट आर वी गोइंग टू कंसिडर? डू, डज एंड डिड. ठीक है, ध्यान से सुनना. अब प्लेज है, प्रेजेंट है, तो डज आएगा बिकॉज सिंगुलर है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? डजंट ही. ठीक है. क्वेश्चन टैग जब इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम हमेशा क्या करेंगे? शैल लगा देंगे. लेट अस गो फॉर अ वॉक, शैल वी. ठीक है, ये आपको याद रखना है. लेट्स गो आउटसाइड, शैल वी. ओके. प्लीज लीव, विल यू, लाइक दिस. ओके. नाउ कभी भी आप देखोगे नाउन, प्रेपोजिशन और नाउन अगर लगे हो किसी सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रेड द बुक. I have read the book dash after dash. I have read the book dash after dash. So I will say page after page, not pages after pages. In case I have a noun, preposition and noun always together in the same sentence, I will use noun in singular. Clear? Done. Now
Another rule that I would like to tell you is that you use the with mountain ranges but not with peaks. For example, the Himalayas. Alright, I will say the Himalayas. We are planning to travel or traverse the Himalayas, but I will never say the Mount Everest. Okay, I will say he went to Mount Everest with his friends. Right? So always remember this thing. This is a rule of articles that you should know, that you always use the, which is a definite article, with mountain ranges but not with mountain peaks. Clear? Similarly, never use most with unique. देखो most होता अपने में एक सुपरलेटिव डिग्री है. आप कभी ये नहीं बोलोगे कि दिस इज द मोस्ट यूनिक प्लेटफॉर्म. आई विल से दिस इज अ यूनिक प्लेटफॉर्म. ठीक है? नेवर यूज मोस्ट विद सुपरलेटिव डिग्री. नाउ whenever you are using but except between in words के साथ आप हमेशा pronouns का कौन सा केस यूज़ करोगे? ऑब्जेक्टिव केस. जैसे no one but dash was lazy, तो मैं यहाँ no one but he या him, मैं क्या बोलूँगी? no one but him. ठीक है? everyone is honest except her. ओके, सो ऑलवेज यू सी हिम, हर, देयर, ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन. दैट इज वाई दे विल ऑलवेज कम आफ्टर दीज वर्ड्स. यूज द व्हेन यूजिंग अ प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन. अब हमें पता है हम कभी भी नेम्स के साथ हम लोग कभी ऐसे नहीं बोलते. जैसे यू नो ही इज़ द जॉन, या मैं कभी ऐसे बोलूँ कि शी इज़ द रिया. वी ऑलवेज यूज, वी डू नॉट यूज द विद नेम्स. ये हमें पता है. लेकिन अगर कभी मैं किसी प्रॉपर नेम को कॉमन नाउन के फॉर्म में लाके पढ़ रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ डैश आइंस्टाइन ऑफ दिस क्लास. अब आइंस्टाइन क्या है? एक नेम है. तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि ही इज़ द आइंस्टाइन ऑफ दिस क्लास. इसका क्या मतलब है? कि वो इस क्लास का आइंस्टाइन है. इट मीन्स दैट आई एम कंपेयरिंग हिम नॉट टू दैट person, but I am comparing the qualities of that famous person to this child. So I can definitely use the. ठीक है? So that is why here this rule can be used. Now married with or married to. ठीक है? ये एक थोड़ा सा confusion रहता है students में. married with हम कब use करते हैं? जब हमारे पास, जैसे अगर मुझे बोलना है कि he was married to राज, हमेशा मैं यही बोलूँगी. ठीक है? ही वॉज मैरिड विद राज नहीं, उसकी शादी राज से कराई गई. ठीक है? तो मैं क्या बोलूँगी? ही वॉज मैरिड, और सॉरी, शी वॉज मैरिड टू राज, और ही ऑल्सो मे बी, यू नेवर नो. ओके, एंड सो दिस इज करेक्ट. नाउ दिस इज द करेक्ट फॉर्म. ओके, अगर मुझे बोलना हो कि शी मैरिड राज, तो मैं ऐसे बोलूँगी. उसने खुद से कर ली तो उसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं. कराई गई तो टू, विद तो नहीं आएगा. राइट? तो अब देखो कुछ वर्ड्स हैं जैसे ओन, सी, लव, बिलोंग. इनके साथ आप कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे कि यू नो आई एम ओनिंग अ बिग हाउस, आई एम सीइंग व्हाट इज हैपनिंग, ओके, आई एम लविंग माई डॉग. सो दैट इज़ नॉट करेक्ट. आप इसके साथ हमेशा सिंपल सेंटेंस यूज़ करोगे. जैसे आई ओन a big house, okay, or you can say I love my dog, because these are basically statements. So कभी भी इनमें से कोई भी वर्ड हो, I know you think that it is tasting bad, नहीं, it tastes bad. okay, so आप इनके साथ हमेशा क्या यूज़ करोगे? सिंपल टेंसेस. अब जब भी आप कंपेयर कर रहे हो किसी भी दो प्रोनाउंस को, उनका केस हमेशा सेम होना चाहिए. जैसे आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि ही इज़ टॉल एज मी. हमें पता है ही जो है वो क्या है? दैट इज़ अ सब्जेक्टिव केस. राइट? ही एक सब्जेक्टिव केस है और मी क्या है? एक ऑब्जेक्टिव केस है. तो ये तो गलत हो गया ना. हमें केस सेम रखना है. वी हैव टू कीप द केस सेम. सो इफ दिस इज इन सब्जेक्टिव केस, हियर ऑल्सो द प्रोनाउन विच इज कंपेयर्ड विल बी इन सब्जेक्टिव केस. राइट? His brother is as tall as mine. Now his is a possessive case, so mine should also be possessive case. तो इसीलिए ये इस तरीके से केस सेम रहना चाहिए. ठीक है? अब देखो, certain words are always followed by an object. जैसे
आई इंजॉयड, अगर ऐसा लिखा हो आई इंजॉयड एट द पार्टी या आई इंजॉयड द पार्टी, आप हमेशा बोलोगे आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी. ओके, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, he absented himself from the concert, right? They adjusted themselves into their situation. So always certain words are always followed by an object and it has to be like a reflexive pronoun. Reflexive pronoun आप सबको पता है, himself, herself, myself, ठीक है. Certain words are never used with reflexive pronouns. कुछ में कभी भी reflexive pronoun नहीं लगता, जैसे he hid himself, they bathed themselves, he shaved himself. No, this is wrong. So certain words are never followed by reflexive pronouns, and which are those words? These ones. ठीक है जी, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट. यूजिंग पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट टुगेदर. अब कई सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि दोनों टेंसेस, दोनों एक्शंस जो हमारे हैं वो किस में हुए हैं? पास्ट में. ठीक है, अब कैसे पता करें कि भाई पास्ट परफेक्ट लगेगा या सिंपल पास्ट लगेगा? देखो, इट्स वेरी सिंपल. थोड़ा सा आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा और आप ये देखो कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है. जैसे आई डैश बिफोर ही डैश, आपके पास एक वर्ब है लीव, ठीक है, एक वर्ब है आपके पास लीव और दूसरा है कम. कैसे हमें पता हम कहाँ आई लेफ्ट बोले या हैड कम बोले या वाइस वर्सा करें? देखो पहले क्या हुआ है, पहले आई लेफ्ट या ही केम, क्या हुआ है? पहले मैं चली गई, राइट? जो एक्शन पहले हो गया उसमें आप क्या यूज़ करोगे? पास्ट परफेक्ट. उसके बाद जो एक्शन हुआ है वो आप सिंपल पास्ट में यूज़ करोगे. जैसे द स्टूडेंट्स हैड रीच्ड बिफोर द टीचर अराइव्ड, तो पहले क्या हुआ? पहले स्टूडेंट्स आए, राइट? तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? पास्ट परफेक्ट. तो द स्टूडेंट्स हैड रीच्ड बिफोर द टीचर अराइव्ड. तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई पास्ट परफेक्ट कहाँ लगेगा और सिंपल पास्ट कहाँ लगेगा. ठीक है, अब जब भी आप कंपेयर कर रहे हो तो आप हमेशा एनी अदर ज़रूर लगाओगे. जैसे लेड, अगर मैं बोलूँ लेड इज़ हैवियर, लेड इज़ हैवियर देन एनी मेटल, तो ये गलत है. मैं क्या बोलूँगी? लेड इज़ हैवियर देन एनी अदर मेटल. ठीक है, शीतल इज़ टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट. कभी भी कंपैरेटिव डिग्री है एनी अदर, कोई भी. देखो कंपैरिजन जब भी होता है ना, दो यूनिट्स में होता है. अगर एक तरफ मैंने लेड रखा है, दूसरी तरफ मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? कोई भी मेटल. ठीक है, देखो यहाँ पे भी डायमंड इज प्रिटियर देन एनी अदर मेटल. एक तरफ है डायमंड विच इज़ 1 यूनिट एंड एनी अदर इट स्टैंड्स फॉर द सेकेंड यूनिट, मतलब कोई भी और चीज़. ठीक है जी. नाउ नेवर यूज़ हैंड्स फुल, ग्लासेस फुल, स्पून्स फुल. अगर मुझे बोलना हो कि ही ड्रैंक ग्लासफुल्स ऑफ वाटर, ठीक है, ये करेक्ट है. हैंडफुल पता है ना, उसका प्लूरल हैंडफुल्स होगा, ग्लासफुल्स होगा, स्पूनफुल्स होगा. ये अगर एरर में आता है तो ये आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए. ठीक है, कंपैरिजन हमेशा इक्वल होना चाहिए. जैसे मैंने आपको प्रोनाउन के केस में बताया. देखो हम बोलते हैं क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ हॉटर देन शिमला. नहीं, हम बोल रहे हैं कि दिल्ली का क्लाइमेट शिमला से हॉटर है या शिमला के क्लाइमेट से हॉटर है? क्लाइमेट से, है ना. ये हिंदी में बोलने में ठीक लगता है, इंग्लिश में द सेंटेंस कंप्लीटली चेंजेस. सो व्हाट आर वी गोइंग टू से? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन व्हाट? देन द क्लाइमेट ऑफ शिमला. सो आई कैन से इज हॉटर देन दैट ऑफ शिमला. वी आर यूजिंग अ प्रोनाउन, हमें बार बार क्लाइमेट ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या लिखेंगे? क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन दैट ऑफ शिमला. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन इंडिया. क्या चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा है या इंडिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है? इंडिया की पॉपुलेशन से, ऑफ कोर्स. सो व्हाट एम आई गोइंग टू से? द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन दैट ऑफ इंडिया. करेक्ट, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट. एंड ये जो है आपको एरर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. सो प्लीज़ पे स्पेशल अटेंशन टू दिस. who, whose and whom are always used for living things. ठीक है, I know a boy who is a doctor. I know a boy whose father is a doctor. Okay, I know whom you are talking to. हमेशा लिविंग के लिए. That और which ये नॉन लिविंग के लिए यूज होता है. जैसे I have a book the color of which is blue.
ठीक है, आई हैव अ कार द कलर ऑफ विच इज रेड, तो ये हमेशा नॉन लिविंग के लिए ही यूज होता है। क्लियर? अब देखो फ्रैक्शंस एंड, अब आगे हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे बात करेंगे। फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस ऑलवेज डिपेंड ऑन द नाउन। कभी भी अगर मुझे ऐसे दिया हुआ हो कि भाई 3/4 ऑफ पीपल डैश लेजी, तो 3/4 ऑफ पीपल काउंटेबल है, मैं क्या बोलूँगी? आर। अगर कोई मुझे यहाँ बोल दे 3/4 ऑफ वर्क डैश लेफ्ट, मैं क्या लिखूंगी? इज लेफ्ट। ठीक है, सिमिलरली 30% ऑफ पीपल डैश ऑनेस्ट आर, पीपल क्या है यहाँ पे? काउंटेबल है ना, आर। लोगों का 30% ज़्यादा ही होगा 1 से, तो आर। 30% ऑफ वर्क हमारे पास अनकाउंटेबल है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? इज। ठीक है, 30% ऑफ बुक, ऑफ अ बुक अगर मैं बोलूँ 30% ऑफ अ बुक डैश रेड बाय मी, एक बुक का 30% क्या होगा? इज। एक ही बुक है ना, अगर यहाँ होता 30% ऑफ बुक्स मतलब टोटल बुक्स का 30%, तो यहाँ क्या आएगा? आर। ठीक है, फॉर, सिंस और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है? बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि फॉर और सिंस पास्ट को बताते हैं। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से 3 आवर्स से, पास्ट में। फ्रॉम जो है इट डिपिक्ट्स फ्यूचर। ठीक है, आई विल बी स्टार्टिंग माई वर्क फ्रॉम मंडे, आने वाला मंडे। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, फॉर और सिंस किसके लिए है? हमारे पास्ट के लिए, और अपना जो फ्रॉम है वो किसके लिए है? फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये आपने जो है चीज़ें याद रखनी है, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यूज पोजेसिव एडजेक्टिव बिफोर जेरेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ सेंटेंस, ही डज नॉट लाइक माई बोरोइंग हिज स्टफ, उसको पसंद नहीं है मेरा, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं इसमें मी आना चाहिए, ही डज नॉट लाइक मी बोरोइंग हिज स्टफ। मैं बोरो करना या मेरा बोरो करना, तो यहाँ पे मेरा या तुम्हारा या आपका, ये हमेशा एक पोजेसिव प्रोनाउन डिस्क्राइब कर सकता है। दैट इज़ वाई यू विल ऑलवेज यूज हिज, माई। देखो बोरोइंग एक ING वर्ड है, ही डज नॉट लाइक माई व्हाट? बोरोइंग, तो ये एक क्या है? gerund. You know what a gerund is, right? If you do not know what gerund is, you can check out my video on verbs, right? Under the category Pinnacle series, you can check out the playlist and there you can understand what verb is and what gerund is, right? तो अगर मुझे बोलना हो कि he does not like dash borrowing his stuff, तो क्या मैं यूज़ करूँगी? me borrowing his stuff? No, I will say my borrowing his stuff, right? क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, राइट? देखो जैसे आई होप यू डोंट माइंड माई हेल्पिंग यू, मी हेल्पिंग यू? नो, माई हेल्पिंग यू, मेरा हेल्प करना, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? बेसिकली आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। नाउ डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब, ये बहुत बार NDA CDS में पूछा जाता है कि भाई एडवाइस इनका यूज़ गलत लिखा जाता है। तो देखो ये सारे हैं वर्ब्स और ये सब क्या है? नाउन्स। मतलब आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ व्हाट? एडवाइस। ठीक है, ये वाला सी वाला। आई एडवाइज्ड हिम टू गो टू स्कूल, दिस इज अ वर्ब, आई एम डूइंग एन एक्शन। ठीक है, दिस इज माई बिलीफ, दिस इज माई व्हाट? बिलीफ, नाउन। आई बिलीव इन दिस, आई डू व्हाट? आई बिलीव, सो दिस इज अ वर्ब। ओके, practice makes a man perfect. What makes a man perfect? Practice. I am practicing my lesson. I am doing what? By practice. Right. So this is verb and this is a noun. Next is very easy. Although is always followed by yet. Although दो के साथ हम हमेशा बोलते हैं although he is rich yet he is not happy. मतलब बेशक ये है फिर भी ये नहीं है, कभी but नहीं लगाना although के साथ. It is absolutely wrong. यूज ऑफ हैव एज पोजेशन और ओनरशिप एंड एज अ मॉडल और हेल्पिंग वर्ब. हैव दोनों तरीके से यूज होता है. जैसे आई हैव अ कार
ये एक पोजेशन है, आई हैव अ कार, ठीक है। एज अ मॉडल कैसे होता है, आई हैव ब्रॉट या आई हैव बॉट अ कार। हैव जो है वो दोनों तरीके से यूज़ होता है, जैसे आई हैड माई फूड इन द मॉर्निंग, ठीक है, आई हैव ईटन माई फूड, दोनों तरीके से यूज़ होता है, ये आपने याद रखना है। अब नाउ वी नो दैट कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर टाइम्स, most of the times it is used in a singular form, but there are certain verbs which are certain nouns which are always plural. For example, the police are behind the thief, the peasantry are doing well, the cattle are grazing in the field. So police, peasantry, cattle, these things, people, they are always followed by a plural verb, correct? Always while comparing we say he is as famous as his father, as dash as. This is a positive sentence, ठीक है, वो अपने फादर जितना फेमस है। पर अगर मुझे ये बोलना है वो अपने फादर जितना फेमस नहीं है, सो हाउ विल आई से? विल आई से ही इज़ नॉट एज फेमस एज हिज फादर? नो, वी विल से ही इज़ नॉट सो फेमस एज हिज फादर। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेज वी यूज सो एंड एज, फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेज वी यूज एज एंड एज। सो दिस इज अ क्विक रिविजन. That is why you have to, I hope that you know some of these rules, okay? This bag is 3 times heavier than that one, right? ये sentence गलत है. जब भी हमारे पास ये times word आ जाए ना, हम कभी भी comparative degree नहीं लगाते, ठीक है? हम हमेशा क्या करते हैं, this bag is 3 times as heavy as that one, ठीक है? times के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हो आप? positive degree. अगर यहाँ पे थ्राइस होता, दिस बैग इज थ्राइस हैवियर, वो ठीक है, बट अगर टाइम्स वर्ड लगा हुआ है ना, सो यू विल ऑलवेज यूज अ पॉजिटिव डिग्री. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूल, सपोजिंग इज नेवर फॉलोड बाय इफ. कभी भी आप सेंटेंस में देखो कहीं लिखा हुआ जो कि आया भी है प्रीवियस ईयर में, सपोजिंग इफ दिस इज ट्रू, तो दिस देर इज एन एरर. सपोजिंग एंड इफ मीन द सेम थिंग, सो इट इज रिडंडेंट, यू डू नॉट हैव टू यूज देम टुगेदर. अब देखो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स होता है कभी कि भाई बिग ब्लू बेयर या ब्लू बिग बेयर, क्या ऑर्डर करेक्ट है ना? ये एक क्वेश्चन रहता है. तो देर इज़ अ निमोनिक दैट यू कैन रिमेंबर. हाउ डू यू रिमेंबर बेसिकली व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स? नॉसेस कॉम, पहले आएगा नंबर, हमेशा क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, 20 बिग ब्लू बेयर्स या 20 ब्लू बिग बेयर्स. ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, इस तरीके से आपको याद रखना है. तो देखो हमारे पास अगर होता है यहाँ पे 20 बिग ब्लू बेयर्स, तो हम कैसे इसको ऑर्डर करेंगे? सबसे पहले नंबर आएगा, ओपिनियन कुछ नहीं है, साइज़ क्या है, बिग है वो, एज कुछ नहीं है, शेप कुछ नहीं है, कलर हमारे पास है ब्लू. तो करेक्ट क्या है? 20 बिग ब्लू बेयर्स. ये आपके CDS वालों को फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आ सकता है, राइट? कंट्रीज़ के साथ कभी द नहीं आता, बट देर आर सर्टेन कंट्रीज जिनके साथ द आता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओके, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, इस तरीके से, राइट? द पंजाब भी बोलते हैं हम, ओके. तो कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज कभी हम द इंडिया या फिर द पाकिस्तान, द बांग्लादेश ऐसा नहीं बोलते, राइट? बट सर्टेन कंट्रीज वी डेफिनेटली यूज अलॉन्ग विद द. नाउ कभी ऐसा हम सुनते हैं मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर या मैन डॉक्टर, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, मेल और फीमेल हम जब भी यूज़ करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, क्वालिटी. जैसे फीमेल डॉक्टर का मतलब है फीमेल्स के लिए डॉक्टर, ठीक है. फीमेल डॉक्टर का क्या मतलब है? डॉक्टर फॉर फीमेल्स, क्वालिटी. मेल वॉच का क्या मतलब है? वॉच फॉर मेल्स, ठीक है. लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ मैन सोल्जर, राइट, मैन सोल्जर का क्या मतलब है कि ये जो आदमी है ये इसका प्रोफेशन है कि ये सोल्जर है. वुमेन डॉक्टर का मतलब है कि एक वुमन है जो डॉक्टर है. फीमेल डॉक्टर और वुमेन डॉक्टर सेम नहीं होता. फीमेल डॉक्टर का मतलब फीमेल्स के लिए डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर मतलब एक वुमन जो डॉक्टर है, ये मैन भी हो सकता है कोई फीमेल डॉक्टर, राइट? तो ये आपको याद रखना है, मैन वुमेन फॉर प्रोफेशन एंड मेल फीमेल फॉर क्वालिटी, ठीक है जी. मैन सोल्जर मतलब इस मैन का प्रोफेशन है कि ये सोल्जर है, राइट? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको पता होना चाहिए.
अब क्वेश्चन टैग कैसे लगाएं, हम बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल सबसे पहले मैंने आपको रूल्स देखो लिख दिए. टेक द हेल्पिंग वर्ब, इफ नेगेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव एंड इफ पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव. उसको शॉर्ट कर दो. हैज नॉट बिकम्स हैजंट, एंड देन यू टेक द प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट. ही हैज सॉल्व्ड द सम. व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब हियर? हैज. ठीक है, इसका नेगेटिव होगा हैजंट. प्रोनाउन क्या है सब्जेक्ट का? ही. तो क्या है हमारा क्वेश्चन फॉर्म? हैजंट ही. राम इज नॉट फेयर. अब इज नॉट है, पॉजिटिव कर दो इसको, क्या बन जाएगा? इज. राम का प्रोनाउन क्या होगा? ही. तो क्वेश्चन टैग क्या है? इज ही. राइट. अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सेल्डम, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, नेवर. ये ऑलरेडी दे आर नेगेटिव वर्ड्स. ठीक है, एज वी नो. सो वी विल नेवर फॉलो देम विद अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग. फॉर एग्जाम्पल, ही सेल्डम कम्स टू हाउस. डज ही या डजंट ही? सेल्डम में ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव सेल्डम लगा हुआ है. तो हम क्या बोलेंगे? ही बेयरली कम्स. हाँ, बस हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हम कम्स को देखेंगे तो हमें डू या डज लगाना पड़ेगा. ही है तो डज लगाना पड़ेगा. डू नहीं चलेगा बिकॉज ही इज सिंगुलर. नेगेटिव हम नहीं करेंगे बिकॉज बेयरली दिया हुआ है हमें कीवर्ड. तो हम क्या बोलेंगे? ही बेयरली कम्स. डज ही. और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग में ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ. ठीक है जी. अब देखो, कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स जब इकट्ठे लग जाए, सबसे पहले तो होते क्या है कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसा बोला हुआ है. ये हमारा क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर. ठीक है. और जब भी होगा ना 1 2 3 4, ये होता है हमारे कार्डिनल नंबर. आपने मैथ्स में किया होगा कार्डिनल नंबर्स. ठीक है. So whenever, if the sentence is written like the 5 first people are awarded, for example, this is wrong. The cardinal should always come after the ordinal number. Okay, the first 5 people are awarded, right? इस तरीके से आपको याद रखना है. The 5 first people, ये गलत है, right? अब बात करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि लेटर, लेटेस्ट और लैटर और लास्ट आर दे सेम और इज देयर अ डिफरेंस. ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ इसको याद करने का. देखो, लेटर का मतलब होता है बाद में. ठीक है. लैटर का मतलब होता है बाद वाला. सो अगर मैं बोलूँ आई विल कम लेटर, तो मैं टाइम को रेफर कर रही हूँ कि बाद में आऊँगी. Right. If I am saying that the latter was a busy man, तो I am saying कि वो बाद वाला. For example, I saw Ria and Sia. The latter was very busy. तो latter मतलब बाद में, जो बाद वाली पोजीशन पे है वो है Sia. That is latter. ठीक है. She was standing last. लास्ट का मतलब क्या है? पोजीशन के लिए, आखिरी. अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, तो अभी के टाइम पे, प्रेजेंट मोमेंट पे कौन सी लेटेस्ट न्यूज है, सो दैट इज यूज फॉर टाइम. लेटर इज बाद में, लैटर इज बाद वाला या बाद वाली. इज इट क्लियर? सिमिलरली, फार्दर का मतलब क्या होता है? डिस्टेंट. जैसे फार, फार्दर और फारदेस्ट. किसके लिए यूज होता है ये? हमारा डिस्टेंस के लिए. ओके. फर्दर का मतलब है और. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर, कि चलो आगे बढ़ते हैं. राइट. आगे का मतलब नहीं कि आपने पोजीशन चेंज कर लो. इट मीन्स दैट इट सिंबॉलिकली, इट इज अ सिंबॉलिक डिस्टेंस. राइट. सो फादर एंड फर्दर में देयर इज अ डिफरेंस. राइट. नाउ, कभी भी क्वाइट और ऑल को एक साथ में यूज नहीं करना. जैसे यू आर क्वाइट ऑल फाइन, यू आर क्वाइट फाइन. नेवर यूज क्वाइट and all together in a sentence. This is something that you should remember. ये गलत है, ये सही है. Now what is the difference between hard and hardly? Similarly, hard का मतलब होता है जब मैं बोल रही हूँ कि he works very hard. ठीक है, this is a positive trait. बहुत हार्ड वर्क करता है. He hardly works, मुश्किल से, this is a negative trait. Hardly is negative, hard is positive. He is a hard working person. Okay. He hardly knows how to work. मतलब इसको पता ही नहीं है. तो basically hard is a positive trait and hardly is a negative trait. Right? Now, two different nouns when they express a single idea, उनको हम singular trait करते हैं. जैसे अगर मैं बोलूँ rice and curry या राजमा and चावल, आर नहीं होगा. just because rice अलग और curry अलग है, and लगा हुआ, इसका मतलब यानी कि हम आर लगाएंगे. They are expressing a single idea, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? is. ठीक है.
इसलिए हम बोलते हैं कि टू डिफरेंट नाउन्स व्हेन दे आर एक्सप्रेसिंग अ सिंगल आइडिया दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, राइट। चलिए, लुक फॉरवर्ड टू आने के बाद कभी भी आप इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, आप हमेशा क्या लगाते हो, ing। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। Always remember, look forward is always followed by ing. Okay, now thousand or thousands, thousands of people के हर नंबर के लिए यूज होता है, फॉर एवरी नंबर, चाहे वो मिलियन हो मिलियंस हो। थाउजेंड का मतलब होता है हजार, थाउजेंड्स ऑफ का क्या मतलब होता है, लगभग हजार, ठीक है। तो 1000 पीपल वर एट द फेयर, यहाँ पे मैं सिर्फ 1000 लिखूंगी विदाउट एस। यहाँ पे है थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब हजारों लोग। मिलियन पीपल वर एट द फेयर, लाख लोग, 1 लाख लोग। मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग। ये एक डिफरेंस है जो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब कई लोगों को नहीं प्लेस समझ आता कि इनफ को वेयर टू प्लेस इट इन अ सेंटेंस। तो देखो, द फूड इज हॉट इनफ या फूड इज इनफ हॉट, ऑलवेज प्लेस द वर्ड इनफ आफ्टर द एडजेक्टिव, ठीक है। हॉट है यहाँ पे एडजेक्टिव, फूड की क्वालिटी है कि वो हॉट है, इनफ उसके बाद लगेगा, हॉट इनफ, कोल्ड इनफ, ठीक है, करेक्ट इनफ, always use it after the adjective. Done? Now, no double comparatives should be used in a sentence. देखो, she is more prettier, right? He is more taller. ये गलत है। Now, देखो, अगर मैं बोल रही हूँ कि more prettier, तो much का ही तो comparative है more भी, और prettier भी pretty का comparative है। तो कभी भी इन दोनों को इकट्ठे यूज नहीं करना। आप क्या बोलोगे, शी इज प्रिटियर देन, ठीक है जी। अब इन्फिनेटिव को हम कैसे शॉर्टकट में डिस्क्राइब करेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है आपका, इन्फिनेटिव। जेरेंड क्या है, आईएनजी वर्ब जो नाउन की तरह एक्ट करे, वर्ब है आईएनजी लगा है पर एक्ट करे नाउन की तरह, पार्ट ऑफ स्पीच में काम आएगा। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग एक वर्ब है, ठीक है। व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग, व्हाट का आंसर मिल रहा है, इट आंसर्स व्हाट, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करने के लिए आपको पता है, द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, I eat food. What is the subject? I. This is the verb and this is the object. Food is eaten by me. Okay. अगर कभी continuous tense होता है like ing वाला, it is always used with being, B-E-I-N-G. The children are plucking flowers. Flowers are being plucked. Being plucked by the children. अगर कभी परफेक्ट टेंस हो तो क्या वर्ड ऐड करेंगे, बीन। द स्टूडेंट्स हैव सॉल्व्ड, देखो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, बीन ऐड कर दो, द सम हैज बीन सॉल्व्ड, ठीक है जी। ये हो गए आपके पैसिव वॉइस के रूल। कभी भी दो मॉडल ऑक्सिलरीज को आप इकट्ठे यूज नहीं करोगे, ही शुड मस्ट डू इट, लेकिन इफ यू प्लेस अ कंजंक्शन इन बिटवीन देम देन इट इज करेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही शुड एंड मस्ट डू इट, ही कैन एंड शुड डू इट। कैन शुड गलत है, नेवर यूज देम टुगेदर, यूज इट विद अ कंजंक्शन। नीड नॉट भी एक मॉडल है जिन्हें पता नहीं है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही नीड नॉट शाउट, मतलब उसको ये करने की जरूरत नहीं है। आप इस, ये नहीं कि ही लगा हुआ है सिंगुलर है तो आप इसको नीड्स कर दो, ये गलत है। ओके, यू नीड नॉट सिंग,
ये करेक्ट है, मतलब तुम्हें जिस चीज की जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट, नीड्स नॉट नहीं कर देना इसको, सिंगुलर सब्जेक्ट देख के नीड्स नॉट इज नो। ओके, when you are comparing the two qualities of the same person, अगर एक ही इंसान की दो क्वालिटीज का आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाओगे, मोर लगाओगे विद पॉजिटिव डिग्री। ही इज स्मार्टर, अब एक पर्सन है ही जिसमें दो क्वालिटीज है, स्मार्ट और ब्रेव, पर वो ज्यादा स्मार्ट है, ब्रेव उतना शायद नहीं है, स्मार्ट ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, ही स्मार्टर देन ब्रेव? नो, ही इज मोर स्मार्ट देन ब्रेव। यू यूज पॉजिटिव डिग्री along with more. Okay, so what will you write? He is more smart than brave. ये करेक्ट, ठीक है जी। एल्डर एल्डेस्ट और ओल्डर ओल्डेस्ट में क्या फर्क है? एल्डर एल्डेस्ट इज यूज्ड फॉर योर सिबलिंग्स, आपके ब्लड लाइन में आपका बड़ा भाई, ही इज योर एल्डर ब्रदर। उम्र में कोई भी बड़ा हो आपसे, कोई भी, वो होता है ओल्डर ओल्डेस्ट, ठीक है, इन जनरल। ओके, माई एल्डर ब्रदर बट यू आर ओल्डर टू मी, इसका मतलब तुम मेरे से बड़े हो एज में। हमेशा सुपरलेटिव के साथ द यूज होता है, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, बट देर इज वन एक्सेप्शन ऑल्सो वेर यू यूज द विथ कंपैरेटिव डिग्री, जब हम दो यूनिट्स को कंपेयर करें, जैसे विच इज द बेटर ऑफ द टू। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है गुड की, जैसे शी इज द टॉलर ऑफ द टू, दो में टॉल है, एक ज्यादा टॉल है, राइट। अब द लगाओगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट पर्सन, टॉलर कंपैरेटिव इसलिए लगाओगे बिकॉज दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। प्रेपोजिशन को कभी भी नहीं छोड़ना है वॉइस चेंज करते हुए। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट लाफ एट हिम, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, वर्ब क्या है हमारा, ये सारा, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हमें इसको आगे लाना है, हमने बना दिया भाई, ही शुड नॉट बी लाफ्ड बाय यू, नो, लाफ्ड एट, बाय whom, by you. So never leave the preposition. For example, he spilled the water. Actually, this won't make sense, but I think you got the point, right? So he should not be laughed at by you. Now let us discuss some phrasal verbs as well. What is the meaning of look after? Look after means to take care of someone. For example, look after my belongings. Look after का मतलब क्या है, take care. Take after का मतलब है किसी के जैसा दिखना. For example, she takes after her mother, मतलब she looks like her mother. Take after is resemble. तो कहीं एरर में दे दिया, आप इसको गलत मत कराना कि टेक आफ्टर तो कुछ होता ही नहीं, इट इज द वर्ड, राइट, बट इट मीन्स टू रिजेंबल समवन। accustomed to means used to. For example, I am accustomed to getting late, मतलब I am used to this, ठीक है। accustomed to का मतलब क्या होता है, used to. call off का मतलब होता है cancel, call off the party, cancel the party, ओके। एंड पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना किसी चीज को, ठीक है। तो सी से कॉल ऑफ, सी से कैंसिल, पी से पुट ऑफ, पी से पोस्टपोन, अगर दोनों में कंफ्यूजन होता है तो जैसे आप बोलोगे कि द मैच वॉज पुट ऑफ बिकॉज ऑफ रेन, राइट, दैट इज द डिफरेंस। नाउ इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो क्या रूल्स फॉलो करते हो? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ट्रबल्स यू, व्हाट चेंजेस इनटू बाय व्हाट, by what are you troubled, देखो what changes into by what troubles you, by what are you troubled। अगर who होता है, सॉरी, who अगर होता है it becomes by whom, like who took your bike, by whom was your bike taken, was क्यों लगाया, because यहाँ पे सिंपल past, ठीक है। थोड़े से और रूल्स रह गए हमारे, 8 more and then we will be done। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का वॉइस चेंज करना हो तो हम क्या बोलेंगे, लेट लगा देते हैं। कॉल द पेंटर, लेट द पेंटर बी कॉल्ड, ठीक है। डू योर वर्क, लेट योर वर्क बी डन, दिस इज वन वे ऑफ सेइंग। ओके, कई बार हम ऐसा भी बोल देते हैं, यू आर ऑर्डर्ड
to do your work. That is also correct. ठीक है जी. Finite verb and infinite verb में what is the major difference? Finite verb is dependent on the subject. It is independent. For example, he likes to play cricket. He likes to play cricket. Now this likes will change into like if I change the subject. अगर मैं इसको दे कर दूं तो यहाँ like बन जाएगा. बट क्या इस टू प्ले पे कोई फर्क पड़ेगा? दे लाइक टू प्लेज क्रिकेट हो जाएगा? नहीं. आप कोई भी सब्जेक्ट लगा लो, सिंगुलर प्लूरल, सिर्फ लाइक चेंज करेगा अपने आप को, प्ले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज वाई लाइक इज अ फाइनाइट सब्जेक्ट. इट इज लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट. ऑन द अदर हैंड प्लेइंग इज इनफाइनाइट सब्जेक्ट, और यू कैन से नॉन फाइनाइट वर्ब. Why? Because it is simply independent of the subject, right? Interjections क्या होते हैं? Interjections are the words that express your emotion. Usually इनके साथ exclamation mark लगा होता है, जैसे alas. It is used to describe grief or sadness. Yuck is used to express disgust. Ouch किस लिए यूज होता है? To express pain. And what is when do you use oops? It is used to express something when you have made a mistake. Okay, that is what interjections are for. Determiners क्या होता है? Determiners कोई अलग से चीज नहीं है. It is an amalgamation of all these things. That is your definite article. कैसे याद रखेंगे इसको? DIDPQN. Did PQN. Definite article क्या होता है? Definite article the. Indefinite article a and. Demonstrative होता है this, that, these, those. Pronouns क्या होता है? his, possessive, hers, mine. ठीक है. Quantifiers some, little, many. और नंबर क्या होता है हमारा? 1, 2, 3 and so on. ठीक है. कभी अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना हो और आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, डिटर्मिनर दिया हो, तो आपको ये पता होना चाहिए. Whenever you are asking a question, always place the interrogative word first. For example, do you need help? Do is an interrogative verb. सब्जेक्ट बाद में आएगा क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अगर मुझे आंसर बनाना हो इसका, मैं क्या बोलूंगी? यू डू नीड हेल्प. अब मैंने क्या किया? सब्जेक्ट आगे लगा दिया और ये पीछे. ठीक है. तो ये फर्क होता है सब्जेक्ट क्वेश्चन और स्टेटमेंट में. देन कभी भी दो नेगेटिव्स को इकट्ठे मत यूज करो. जैसे वी हार्डली नेवर डू इट. दिस इज रॉन्ग. हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, मैंने अभी बताया. नेवर एक नेगेटिव वर्ड है. एवर लगा दो, ठीक हो जाएगा, बट नॉट विद दिस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एडजेक्टिव कैसे बनाए? ही इज अ ब्रेव मैन, सो ही इज फुल ऑफ ब्रेवरी. ही इज अ स्लेव, सो ही इज इक्विप्ड विद स्लेवरी. दिस इज अ हाई बिल्डिंग, सो इट हैज हाइट. सिमिलरली आप किस किस के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओगे? मैं आपको वर्ड्स लिख देती हूँ. फ्रेंड, मदर, लॉन्ग, वाइड, इनके बनाएंगे आप. ठीक है. द लास्ट रूल इज नेवर ट्राई टू ट्रांसलेट लिटरली. अगर आप हिंदी टू इंग्लिश डायरेक्टली ट्रांसलेट करके सोचोगे, आपके आंसर निकल जाएंगे. समटाइम्स इट माइट वर्क, it might not work always, okay, because every language has an essence of its own. You cannot just directly translate and expect to find out proper answers and meanings, right? So never try to translate literally. Just believe in these concepts, believe in the rules, have a thorough revision, and I think you will be good to go. With this, we have come to the end of this video. Thank you so much everybody for watching. I hope you've learned something. Please comment down whatever tasks I've given to you, and good luck and thank you.